तो ये बीजेपी के साथ ये पता नहीं क्यों होता है कि वाजपेयी जी जो है वो पूरा अच्छे से फाउंडेशन बना के गए इकोनॉमी का, और फिर 10 साल इन्होंने मजे से लूटा जो आए उन्होंने। अभी वापस मोदी जी सब ठीक करके जाएंगे, वोटर्स को समझ नहीं आएगा, और अगर गलत वोट पड़ गया तो आप समझ लो किसके हाथ में वापस लूट शुरू हो जाएगी। बीजेपी जो वर्क करती है उसका बेनिफिट फिर नेक्स्ट पार्टी को चला जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट हो गई है रशिया, कि जब अब मोदी जी थोड़े से डर रहे होंगे कि ये गवर्नमेंट तो कभी भी गिर सकती है, और अगर ऑपोजिशन आ जाती है तो ये इनके पूरे प्लान में रोड़ा हो जाएगा। I don't agree with this assessment. आज भी मोदी जी एज अ लीडर, आई कैन टेल यू, आज भी कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो जाए और बोले कि आई एम गोइंग टू रिप्लेस यू। हाँ, पाकिस्तान के आपने 91,000 93,000 जो भी है जो आपने छोड़ दिए, तो क्या आप पीओके वापस ले पाए? और आपने क्यों छोड़े? आप पाकिस्तान रेजिमेंट बना के भारत में रख लेते और उनको बोल देते कि आप आर्मी नहीं बना सकते अपनी, नहीं कर पाए। मुझे तो बड़ा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान विल नॉट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज द कंट्री दैट इट इज करंटली लाइक। ये मोदी जी का जो फर्स्ट विजिट है वो रशिया इसलिए था कि थोड़े से वो अपने आप को लोकसभा में वीक पा रहे हैं, बिकॉज मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं आई। तो देखें, भारत रशिया के रिलेशंस तो हमेशा से स्ट्रांग ही थे, कभी ऐसा वीक स्टेज आया ही नहीं, हाँ जी। क्योंकि आपके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट ओवरलैप करते हैं। चाहे आप एक तरह से बोलो कि चाइना को बैलेंस आउट करने को, ऊपर नॉर्थ में रशिया और नीचे साउथ में भारत, राइट, और एक जो वेस्ट को भी बैलेंस आउट करने को कि भाई वी आर आल्सो इन ब्रिक्स एंड एससीओ, राइट। यस। तो क्वाड में भी है, हम क्वाड में भी है। तो चाइना से वो फोटो भी डाला गया एम्बेसडर के द्वारा कि भाई चाइना में क्वाड की मीटिंग हम कर रहे हैं। तो 4 एम्बेसडर्स उसी वक्त चाइना में मिले, तो वहां से भी मैसेजिंग हुई कि भाई ऐसा नहीं है कि वी आर इन एक्सक्लूसिव ग्रुपिंग और समथिंग लाइक दैट। लेकिन इतना हमें मानना पड़ेगा कि अभी तक जितना भी नॉन अलाइनमेंट वाली फॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट करा के अलाइनमेंट टू ऑल, ये जो शिफ्ट हुआ वो लास्ट 10 इयर्स में हुआ है फॉरेन पॉलिसी में। उससे पहले जो नेहरूवियन नॉन अलाइनमेंट वाला चल रहा था, लेकिन नाउ इट इज अलाइनमेंट विथ ऑल। और अलाइनमेंट विथ ऑल के बावजूद मोदी जी ने जो इम्प्लीमेंट करा, विच इज वेरी पेक्यूलर, एंड दैट इज डी-हाइफनेशन ऑफ रिलेशनशिप विथ पाकिस्तान। ओके। ठीक है, और सिमिलर डी-हाइफनेशन विथ इजराइल एंड पैलेस्टाइन, इन दोनों के बीच। तो आपने देखा कि एक तरफ हम नॉन अलाइनमेंट से अलाइनमेंट टू ऑल, लेकिन बाकी के देशों को बोला गया कि भाई आप भारत के रिलेशंस जो हैं वो पाकिस्तान की लेंस से नहीं देखेंगे, और भारत जो रिलेशन आपके साथ रखेगा वो भी डी-हाइफनेट करके रखेगा। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी जब इजराइल विजिट के लिए गए और फिर उसके बाद पैलेस्टाइन विजिट के लिए भी गए, लेकिन उसी विजिट में दोनों को कवर नहीं किया जो ट्रेडिशन रहा अभी तक फॉरेन पॉलिसी में। तो एक डी-हाइफनेशन का एक नया एलिमेंट आया है, जहां पे जब क्राउन प्रिंस एमबीएस सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान गए तो उनको बोला गया कि आप डायरेक्ट दिल्ली नहीं आएंगे, आप सऊदी अरेबिया वापस जाएंगे, लैंड करेंगे और फिर दिल्ली आएंगे। तो एक इंसिस्टेंस ये नया रहा डी-हाइफनेशन का, रिलेशनशिप का। लेकिन अभी जो जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है उस हिसाब से, मतलब अगर आपने जॉइंट स्टेटमेंट भी पढ़ा हो भारत रशिया के बीच, तो उसके अंदर बड़े महत्व के प्रोविजंस डाले गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आई थिंक लास्ट ईयर प्रेडिक्ट किया था, जब सारे एक्सपर्ट्स चिल्ला रहे थे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, पाकिस्तान ब्रिक्स ज्वाइन करेगा करके। तो ये जो स्टेटमेंट है जॉइंट स्टेटमेंट में, उसमें बोला गया है कि मॉडलिटीज फॉर न्यू मेंबरशिप इन ब्रिक्स बेस्ड ऑन पार्टनर कंट्री मॉडल, इस पर कोऑपरेशन। तो ये जो पार्टनर कंट्री मॉडल की बात हो रही है, तो मल्टीपोलैरिटी में हम देख रहे हैं कि भाई भारतीय उपमहाद्वीप वाला जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो भारत के अंडर रहेगा।
तो अगर अब पाकिस्तान की ज्योग्राफी आप अलग तो नहीं कर सकते। आपका हिस्ट्री जो भी रहा हो, ज्योग्राफी तो नहीं चेंज होने वाली। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पार्टनर कंट्री मॉडल में कौन सी कंट्रीज आ सकती है? तो एक साफ मुझे दिखाई देता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये तीनों इवेंचुअली ब्रिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। ओके। और वो हाँ, बिल्कुल, मैंने इसको लास्ट ईयर जब प्रेडिक्ट किया था तो सब सारे जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, नहीं पाकिस्तान को हम क्यों एंट्री देंगे ब्रिक्स में। तो ऐसे नहीं होता। जियोपॉलिटिक्स इज अ वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट काइंड ऑफ अ डिसीजन मेकिंग। इसमें ऐसे नहीं होता है कि वो पुराना वाला जो ये हमारा एनिमी है, ये ऐसे नहीं होता है। कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक। तो जब हम रीजनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमेशा से पाकिस्तान एक रोड़ा रहा है, आप जानते ही हैं कि सार्क जो मरा था, सार्क ग्रुपिंग, उसमें ट्रेड हो नहीं पा रहा बिकॉज पाकिस्तान ने ब्लॉक करके रखा है जो टेररिज्म का इशू एंड स्टफ लाइक दैट। हम्म। लेकिन एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जहां पे ग्लोबल साउथ का एक पूरा सेटअप तैयार हो रहा है, जहां पे ब्रिक्स प्लस जो है मल्टीपोलैरिटी में ले जाने चाह रहे हैं और एक पूरा इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम्म। आउटसाइड ऑफ, ये स्टेटमेंट आया है मॉस्को से दैट वी आर वर्किंग ऑन एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये स्विफ्ट का ऑप्शन बनाने की बात चल रही है। अब इसी के अंदर आज ईरान का भी स्टेटमेंट आया है कि जितने भी ब्रिक्स के नेशंस हैं, उन सबका जो पेमेंट सिस्टम है उसको मर्ज करके इसी के अंदर डाल दो। दैट इज व्हाट द प्रपोजल इज। यूपीआई। सो हाँ, वो हमारा यूपीआई है, बाकी दूसरों का अलग सिस्टम होगा। So let's have a common platform or a common interface, common messaging system, right? तो ये जो पूरा डायरेक्शन है मल्टीपोलैरिटी की ओर, उसमें ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। और इसीलिए पार्टनर कंट्री मॉडल मेंबरशिप में जैसे चाइना अपने पार्टनर कंट्रीज को लेके आएगा जो उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में साउथ ईस्ट एशिया में आ रही हो, बिल्कुल वैसे रशिया जो है वो बेलारूस को लेके आ रहा है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट द पार्टनर कंट्री मॉडल, जैसे साउथ अफ्रीका है वो अपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से पार्टनर कंट्रीज को लेके आएगा, ब्राजील जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में से पार्टनर कंट्रीज को लेके आएगा। तो इन सबको शायद, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लार्जर ब्रिक्स प्लस में उनको स्थान मिलेगा, नॉट इन द कोर ब्रिक्स मेंबर नेशंस। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे लगता है ये कोर मेंबर्स बनेंगे ब्रिक्स के। ठीक है, लार्जर ब्रिक्स प्लस में इनको मेंबरशिप दी जाएगी। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक। तो बड़े चेंजेस हैं। और जो जितनी भी अग्रीमेंट्स हुई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, आई थिंक मैंने ये लास्ट ईयर से मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए हाइड्रोजन के ऊपर, इथेनॉल के ऊपर, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं क्रूड ऑयल के। और मैंने साफ बताया कि आप कर लो एक्सपेरिमेंट, स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स रिन्यूएबल्स के आप अलग अलग कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म तो न्यूक्लियर ही है, ये तो फिक्स है। ओके। राइट। तो हाँ, तो न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर जो डील्स अनाउंस हुई है, नए 5 या 6 कुछ डिक्लेयर हुए हैं, तो ये तो तय बात है तो लास्ट कि 10 साल में तो बहुत न्यूक्लियर हेवीली एकदम सोलार पे ध्यान दिया गया है मोदी जी के द्वारा। नहीं। वो तो रिन्यूएबल्स तो देखें, मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स के लिए आप ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तो बहुत क्लियर है, इट्स न्यूक्लियर। हम्म। ठीक है। वेरी लॉन्ग टर्म, आई एम सेइंग अक्रॉस द सेंचुरी। ओके। ठीक। तो आप अभी आपने कहा पाकिस्तान को ले रहे हैं या लेने वाले हैं, पर मुझे तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि दिस इज व्हाट आई सी, दिस इज व्हाट आई सी, कहीं पे न्यूज में नहीं है। यस, मुझे तो बड़ा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान विल नॉट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज द कंट्री दैट इट इज करंटली लाइक। So how does that matter with the joining with the BRICS? Right? वो geography तो it's a larger part of the region. ओके। Doesn't matter what the political formation or reformation that happens. हम्म। उसका political entity क्या बनता है, क्या after this decade, next decade, क्या वो दिखाई देता है as a political entity, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Trade has to continue, right? ओके। तो वो ट्रेड सेटअप होगा। इनफैक्ट आईएनएसटीसी में बोले जा रहे हैं कि कुछ कंटेनर्स जाएंगे पाकिस्तान से।
ओके। अभी मुझे आप मेरी आपसे बात तब हो रही है जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और उसके बीच में हमारी बात हम्म, नहीं हुई। तो सबसे पहले सवाल तो यही आता है कि अ, ये मोदी जी का जो फर्स्ट विजिट है वो हम्म। रशिया इसलिए था कि थोड़े से वो अपने आप को लोकसभा में वीक पा रहे हैं बिकॉज़ मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं आई, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो सेट करना है, वो तो पूरा ये डिकेड में डिसऑर्डर उसके लिए होगा। ओके, इट इज नॉट एन इजी स्टफ। ये 400 साल का रिवर्सल चल रहा है। तो दिस इज नॉट अ इजी ट्रांजिशन टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, राइट? और इजी इसीलिए भी नहीं है क्योंकि जो कंट्रीज इकट्ठा हुई है ब्रिक्स में, वो इस प्रिंसिपल पे इकट्ठा हुई है कि हम सब अपनी हमारी डाइवर्सिटी मेंटेन करके चलने वाले। तो हमको वापस यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चाहिए। ओके। तो वो पूरा यूएस का इंपॉर्टेंस उठा के पूरा चाइना को दे देना नहीं चाह रहे। इसीलिए ब्रिक्स में एप्लीकेशंस आएंगे, हुँ, राइट? वरना अगर उठा के चाइना को ही हैंड ओवर करना होता वर्ल्ड, तो ब्रिक्स के एप्लीकेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी, राइट? तो आपको ये समझना है कि टाइम लगेगा क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करना है, लेकिन कॉमन प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं। इंटरफियरेंस एक दूसरे में नहीं करना है, लेकिन आपको नए रैंकिंग्स बनाने हैं, नए इंडेक्सेस बनाने हैं, नए फॉर्मूलाज बनाने हैं, ओके। बिना स्टैंडर्डाइजेशन किए, सबको साथ में लेके चलते हुए। ठीक है? कि कोई ऐसा पावर ना बनना चाहिए कि कोई किसी को सैंक्शन कर पाए, या ब्लैकमेलिंग करे, या गन बोट डिप्लोमेसी करे, राइट? तो it is going to take huge disorder before we reach multipolarity. तो till 2030 तो पूरा disorder you can expect in international trade. ओके। मेरा बस इसलिए ये क्वेश्चन आया था क्योंकि इंडिया अभी ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सेटअप करने के काफ़ी सेंटर पॉइंट में है। तो इसमें 2 चीज़ आती है क्योंकि एक मेरा डर था कि बहुत लोग कहते हैं कि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा हेवीली डिपेंडेंट हो गई है रशिया। और दूसरा ये है कि जब अब हम्म, मोदी जी थोड़े से मैं नहीं कहूँगा डगमगा गए बट आई थिंक रॉन्ग भी नहीं होगा कहना कि लोकसभा ने थोड़ा-सा एक स्केयर दिया और उसके बाद में ये वर्ल्ड लीडर्स जो है, जो मल्टीपोलर की तरफ जा रहे थे और इंडिया उनका पिलर था, अब वो थोड़ा-सा डर रहे होंगे कि ये गवर्नमेंट तो कभी भी गिर सकती है और अगर ऑपोज़िशन आ जाती है, तो ये इनके पूरे प्लान में रोड़ा हो जाएगा। प्लस चाइना इधर एकदम से अपना जो आपको नहीं चाहिए वन पोल, उसको कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंथ मिल जाएगी। नहीं, देखिए, ये आई डोंट अग्री विद दिस असेसमेंट। आई टेल यू व्हाई। आज भी मोदी जी एज अ लीडर, आई कैन टेल यू कि चाहे नेशनल पॉलिटिक्स की आप बात करो कि फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिटिक्स की बात करो, आज भी कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो जाए और बोले कि आई एम गोइंग टू रिप्लेस यू हुँ, और योर पोजीशन। आज भी कोई नहीं है। चाहे कोई कोई कुछ भी बोल ले, देयर इज नो रिप्लेसमेंट। अभी तो अवेलेबल नहीं है, एंड इट इज अ फैक्ट। चाहे उनका नंबर भले 240 आया हो, आज अगर मैं बोलता हूँ विद इन बीजेपी या ऑपोजिशन पार्टीज, कोई भी सामने खड़ा होकर नहीं बोल सकता आई एम गोइंग टू टेक योर पोजीशन। मल्टीपोलैरिटी फोर्स करना चाह रहे हैं रीजनल पावर्स, चाहे आगे का पता हो या ना पता हो। इट्स लाइक मुझे अभी करना है। देयर इज अ दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, क्योंकि बहुत सालों का एक रिप्रेशन रहा जहां वेस्ट से पॉलिसीज उनके ऊपर थोपी गई। तो अब ये उसका रिएक्शन आ रहा है। तो उस रिएक्शन में आप देख रहे हो अफ्रीका के लीडर्स भी अब कुछ भी बोलने लगते हैं जब मीडिया को बाइट्स देते हैं अगेंस्ट द वेस्ट। हुँ, तुरंत शुरू हो जाते हैं, तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। द काइंड ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर कमिंग बिकॉज इतने साल का रिप्रेशन रहा, उनको ऑप्रेस किया गया, पॉलिसीज थोपी गई, डोमिनेट किया गया, फोर्सेस भेजी गई, कूज करवाए गए, रेजिम चेंज कराए गए। तो उस सबका एक इमोशन एक्यूमुलेट हो चुका है अगेंस्ट द वेस्ट, येस। ये सारी कंट्रीज में। इनफैक्ट भारत में भी इस बार इलेक्शन में जो इंटरफियरेंस हुआ, तो लोगों को आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं वेस्ट के बारे में। दे आर राइटिंग, लिखेंगे ना जब आप किसी कंट्री में जाके उनका इलेक्शन में इंटरफियर कर रहे हो ओपनली, जो दिख रहा है वेरीफाइबल,
तो फिर इमोशंस तो आएंगे अगेंस्ट यू, वो तो मानना पड़ेगा आपको। तो ये जो डिसऑर्डर में हम जा रहे हैं, वहां पे रीजनल पावर्स अब एफएसआर डिसीजंस प्रोटेक्शनिज्म के लेने शुरू करेंगे, जहां पे कंसल्ट नहीं किया जाएगा कि हम ये करने जा रहे हैप हजार्ड से आपका क्या मतलब है? हैं। एफएसआर से मतलब है कि जैसे मैंने गल्फ की बात की, हम्म कि सऊदी अरेबिया ने थ्रेटन किया है कि हम बॉन्ड्स बेच देंगे, हम्म ठीक है। तो सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर चाइना विजिट पे जाते हैं। आज बांग्लादेश का हसीना गवर्नमेंट इज आल्सो लीडिंग विद हर टीम टू चाइना। तो हर जगह पीपल आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है। तो वो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। से सपोज आई एम टेकिंग एक्स स्टेप, तो उसके रिपरकशन में वेस्ट से क्या रिएक्शन आएगा, तो उससे बचने के लिए मुझे क्या प्लान करना चाहिए। ये सारी विजिट्स उस बात की चल रही है, जितनी भी विजिट्स हो रही है हम्म लीडर्स की, राइट, छोटे छोटे कंट्रीज इंक्लूडेड, ठीक है। सो ऑल आर प्रिपेयरिंग कि भाई वेस्ट से रिएक्शन आएगा तो उसको हम कैसे हैंडल करने वाले हैं, बिकॉज दे वांट टू टेक सम स्टेप्स। तो सऊदी का पेट्रो डॉलर का आपने देखा कि भाई वो अग्रीमेंट के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है रिन्यूअल का, और राइट। कोई बवाल भी नहीं मच रहा। एंड नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स लाइक ठीक है भाई, हमने डिसीजन ले लिया, दैट काइंड ऑफ थिंग। और वो ऑलरेडी एक डील तो कर चुके हैं युआन की, और हम भी यूएई के साथ इंडियन रुपी में डील कर चुके हैं क्रूड ऑयल का। तो दिस इज नॉट, वो मतलब वो पैक्ट तो ब्रेक हो ही चुका है, क्योंकि उसमें ये था कि पूरे गल्फ का क्रूड ऑयल जो है वो डॉलर में बेचा जाएगा। हम्म तो इट इज ऑलरेडी ब्रोकन, दैट पैक्ट इज ऑलरेडी ब्रोकन। तो कुछ नया नहीं होने जा रहा है, बट द वेरी फैक्ट के देयर इज नो रिएक्शन फ्रॉम द वेस्ट, ठीक। दूसरा आपको ये समझना है कि जो जो हुएवर द पावर्स टू बी, उसमें से बड़े बड़े लोग रॉथशाइल्ड है, वो बोल रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के लिए डेट प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ओके ठीक। तो यूएस ट्रेजरी को रिप्लेस करने के लिए वो सारी अरेंजमेंट्स की जा रही है। आज गिफ्ट सिटी में भारत के अंदर एनआरआईज की रेमिटेंसेस के लिए सारे जो प्रोविजन करने पड़ रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। बिल्कुल वैसे एचएसबीसी है, वो लंदन बुलियन में से एग्जिट कर रहे हैं। बड़े कमोडिटी प्लेयर्स शांघाई स्टॉक एक्सचेंज में आ रहे हैं वेस्ट के, उनको गोल्ड और सिल्वर का वो प्राइस दिया जा रहा है जो वेस्ट नहीं दे सकता, तो अट्रैक्ट करके खींच के लेके आ रहे हैं चाइना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड के वेस्ट का डोमिनेंस का पीरियड खत्म हो चुका है अब, ठीक। और इसके अंदर अब जिस प्रकार के इंटरनेशनल ट्रेड के रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि इनकी करेंसी जो है ऑलमोस्ट परचेजिंग पावर खो चुकी है, दैट इज वाई जो इन्फ्लेशन वो झेल रहे हैं वेस्ट में अभी। तो मुझे जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से जो मैंने बताया भी था कि टेक और सर्विसेज सेक्टर को हिट लगने वाला है वेस्ट में, स्पेशली बैंकिंग और आईटी सेक्टर हम्म वेस्ट में। और फिर क्योंकि वेस्टर्न करेंसी का परचेजिंग पावर रीसेट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जो बिजनेसेस हैं जो वेस्टर्न क्लाइंट्स बेस्ड हैं, उनको थोड़ा हिट तो लगना है भारत में भी। और जो समझ आ रहा है, दिख भी रहा है कि भाई इंडियन बिजनेसेस भी अब क्लाइंटेल अपना शिफ्ट कर रहे हैं। दिस इज वाई ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट थी भारत और रशिया वाली, कि भाई बिकॉज एक मेजर चंक जो है परचेजिंग पावर का, करेंसी का, वो रशिया को शिफ्ट होगा, क्योंकि कमोडिटीज वाइज रशिया इज वेरी रिच। ओके दूसरा आपको, हाँ, इट इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज। और आर्कटिक का जो पूरा मेल्ट होगा वो ट्रेजर भी रशियन मिलिट्री डोमिनेट करेगी, राइट। तो आपको समझना है कि अच्छा खासा कोऑपरेशन बिजनेस, नॉन डिफेंस ट्रेड, पीपल टू पीपल टाइज में भारत और रशिया के बीच बढ़ने वाला है। ऑब्वियस है, जो पीपल कीप रिलेशंस विद द रिच, सो रशिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। तो सादा सी बात है कि भाई ट्रेड बढ़ने वाला है। ना सिर्फ ये, क्योंकि इंडियन रुपीस अच्छे खासे रशिया के पास एक्यूमुलेट हुए हैं, तो जो रशियन टूरिस्ट भारत में आएंगे वो इंडियन रुपीस लेके आएंगे और स्पेंड करने वाले हैं, राइट। हम्म तो भारत के टूरिज्म में भी वो स्पेंडिंग का बेनिफिट मिलेगा बिजनेसेस को। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारे बिजनेसेस में। तो जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, जो रशिया को जरूरत है, उनके पास अच्छे खासे रॉ मटेरियल्स हैं। तो ये सारा कोलैबोरेशन पॉजिटिव की ओर ले जाएगा।
पर वो जो है कि वेस्टर्न क्लाइंट्स वाला जो सेट हो चुका है मॉडल, राइट, उसमें से थोड़ा थोड़ा भारतीय बिजनेसेस को शिफ्ट करना पड़ेगा गल्फ, रशिया और साउथ ईस्ट एशिया के क्लाइंट्स के बीच। हाँ, तो जो बिजनेसेस इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और वो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे तो उनका क्या होगा? देखिए, जो बिजनेसेस शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, दे हम्म। विल हैव टू, मतलब या तो आप, इट्स लाइक अडेप्टेशन और यू पेरिश, दो में से एक, या तो उनका टेक ओवर हो जाएगा, राइट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो सकते हैं, राइट, बिकॉज वो स्किल सेट तो फिर भी चाहिए होगा। You can't take the client, some big company can take those clients, so you have to merge with them। तो एक मर्जर्स एंड एक्विजिशन का राउंड तो चलेगा टेक सेक्टर में, वेस्ट में भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, ठीक ओके। है। तो ये बीजेपी के साथ ये पता नहीं क्यों होता है कि वाजपेयी जी जो है वो पूरा अच्छे से फाउंडेशन बना के गए इकोनॉमी का, और फिर 10 साल इन्होंने मजे से लूटा जो आए उन्होंने। अभी वापस मोदी जी सब ठीक करके जाएंगे, लेकिन फिर इधर वोटर्स को समझ नहीं आएगा, और अगर गलत वोट पड़ गया तो आप समझ लो किसके हाथ में वापस लूट शुरू हो जाएगी। तो देख ही रहे कर्नाटक में, जैसे ही गवर्नमेंट आई तो पॉजिटिव बजट नेगेटिव हो गया, खुद ही सब कुछ बांट दिया गया, राइट। सिमिलर राजस्थान में भी वही हुआ था, जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट आई बजट खाली स्टेट का। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड के बीजेपी जो वर्क करती है उसका बेनिफिट फिर नेक्स्ट पार्टी को चला जाता है। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि समाजवादी पार्टी, टीएमसी या डीएमके ऐसा क्या कर रही है हिंदूज के लिए, उसको स्टडी करो। थोड़ा थोड़ा पोर्शन हो सकता है आप अपने मैनिफेस्टो में ले सकते हो वो चीजों का, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो फॉरेन पॉलिसी की भी जो बात कर रहे हैं, आई टोटली डिसएग्री विथ इट, यस। कि भाई बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट आया है फॉरेन पॉलिसी में। इनफैक्ट जिस अगर आप आउटस्पोकन हो तो इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स या आपका पॉलिटिकल वेटेज विद इन द कंट्री, वो फैक्टर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो आपने हैंडल की, जो पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए पहले आप जो है ईरान की ओर देखते थे, उसकी जगह आप सऊदी अरेबिया और यूएई को हेल्प लेके पाकिस्तान पॉलिसी हैंडल की, जो अच्छे से हुई है। चाहे वो बालाकोट हो, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, या पाकिस्तान के साथ जो भी आपने व्यवहार रखा है, ट्रेड बंद है, वो अमन की आशा बंद है, राइट। टेररिस्ट जो अंदर फ्री हैंड मिल गया है आपको, जो क्या बोलते हैं अननोन गनमैन, ठीक है। तो ये सब अगर हो पा रहा है तो क्यों हो पा रहा है, ठीक। सिमिलरली इस यूएस को हैंडल करने के लिए पहले जो है आप जो रशिया के साथ कंसल्ट करते थे, उसकी जगह आप इसराइल के साथ करते हो। तो आज यूएस में भी आप अच्छा खासा होल्ड कर पाते हो, जवाब दे पाते हो, राइट। उनको भी ये कन्वर्ट करा सकते हो कुछ सिचुएशन में प्रो भारत एक्शन लेने के लिए। सिमिलरली चाइना को हैंडल करने के लिए पहले जब आप अमेरिका को कंसल्ट करते थे, उसकी जगह आप रशिया को करते हो। तो चाइना के साथ भी आज भले ही गालवान हुआ हो या एलएसी स्टैंड ऑफ चल रहा है, बट मोटा मोटी आपने उसको हैंडल तो कर ही लिया, हम्म। राइट। यू स्टिल मैनेजिंग वेल विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको किसी को बुलाना पड़ा कि मेरे को हेल्प कर दो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉरेन पॉलिसी तो बहुत ही बढ़िया है, और इनफैक्ट इसमें तो कोई आई डोंट थिंक डिसएग्रीमेंट वोटर्स में भी है या कहीं भी है। एवरीबडी अग्रीज के फॉरेन पॉलिसी पे तो बहुत ही अच्छा खासा वर्क हुआ है। नो, एवरीबडी अग्रीज टू दैट। वही था, क्योंकि कल जब मुझे ये पर्सपेक्टिव मिला तो मैं चाहता था कि मैं आपसे सुनूं कि आपका इस पे क्या सोच है। चलिए। नहीं नहीं, वो जो मेंशन किया आपने 1971 वॉर वाला, तो उसका बैकग्राउंड है, पहले आप वो भी दर्शकों को जानना चाहिए कि 1971 वॉर की जब आप बात करते हो तो आप बड़े बड़े लैप्सेस, ठीक है, मैं मानता हूं कि एक्शन लिया आपने, बांग्लादेश तोड़ा, लेकिन बड़े लैप्सेस, क्या बांग्लादेश को आप सेक्युलराइज करने के बाद इंडिपेंडेंस दिलवाए, इंडिपेंडेंस दिलवाने के बाद क्या सेक्युलराइज करवा पाए? फेलियर, लाहौर। ठीक है। पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान के आपने 91,000 93,000 जो भी है, जो आपने छोड़ दिए, तो क्या आप पीओके वापस ले पाए? और आपने क्यों छोड़े?
आप पाकिस्तान रेजिमेंट बना के भारत में रख लेते और उनको बोल देते कि आप आर्मी नहीं बना सकते अपनी, नहीं कर पाए। जो रशिया रिलेशनशिप 1971 की मैं बात कर रहा हूँ, वो रिलेशनशिप भारत और रशिया के बीच नहीं था, वो रिलेशनशिप रशिया और गांधी फैमिली के बीच था, क्योंकि सारी की सारी डिफेंस डील्स में से किकबैक्स मिल रहे थे पार्टी, ठीक है। तो वो इंडिया रशिया अलायंस नहीं था, ओके वो रशिया और गांधी फैमिली अलायंस था। और वो पता ही है, सबको पता है, लाल बहादुर शास्त्री वाला जो पूरा केस है, एवरीबडी नोस, ठीक है। और जो रशियन इन्वॉल्वमेंट हमारे गवर्नेंस में होता था, और जो पूरा कम्युनिस्ट ही था गवर्नेंस, लाइसेंस राज से लेके सब कुछ पता है, सबको पता है, यस राइट। सो अंडरस्टैंड कि अगर 1971 को अगर आप मिलिट्री प्राइड में मान सकता हूं, बट नॉट अ पॉलिटिकल प्राइड, क्योंकि अगर पॉलिटिकल प्राइड मानोगे तो आपने कश्मीर सॉल्व क्यों नहीं कर लिया तब, जब आपके पास चांस था, यू हैड द बार्गेनिंग पावर। सो द फैक्ट इज दैट कि अगर कश्मीर सॉल्व हो जाता तो वो किकबैक्स डिफेंस डील्स के कहां से मिलते हैं, अगर वो सॉल्व हो जाता, बाप रे ठीक है, तो पार्टी का फंड कहां से आता, आप बहुत ज्यादा है ना। नजरें खोल रहे हो मेरी तो थैंक यू फॉर दिस आंसर चलो थोड़ा सा लोगों के क्वेश्चंस उठाते हैं सो पहला है विक्रम नादगिर जी से प्लीज आस्क अंकित जी व्हाट विल हैपन an average Indian in US who has a loan free house and say around 1 or 2 million saving after de-dollarization विक्रम जी, सबसे पहले तो अगर टीयर 1 में प्रॉपर्टी है तो उसमें डाइल्यूशन आएगा, टीयर 2 और टीयर 3 में उतना नहीं आएगा डाइल्यूशन वैल्यूएशन में। जहां तक सवाल सेविंग्स का है, तो ऑब्वियसली करेंसी का अगर रेट फ्लिप होता है, जो साफ बात है, जो मैं बता रहा हूँ 2029-30 तक उतना हो जाएगा, कम होने वाला है, डाइल्यूशन होने वाला है, तो उस हिसाब से ऑब्वियसली परचेजिंग पावर की कैपेसिटी कम हो जाएगी अगर आपकी सेविंग्स यूएस डॉलर्स में है तो। और एक जो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले प्रेडिक्शन डाला है, विच इज रिपैट्रिएशन टैक्स शुरू होएगा, मतलब अगर वेस्ट से आप पैसे निकाल के बाहर लेके जाओगे, ये मेरा प्रेडिक्शन है, कुछ ही टाइम में अगर आप वेस्ट से पैसे उठा के बाहर लेके जाओगे तो उस पर टैक्स आ सकता है रोकने के लिए आपको, काइंड ऑफ अ कैपिटल कंट्रोल। और दूसरा जो प्रेडिक्शन मैंने दिया है वो ये है कि गल्फ की सारी कंट्रीज में इनकम टैक्स आ जाएगा, UAE एक्चुअली ऑलरेडी सोच रही है इस बारे में ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो फ्री क्रूड ऑयल वाला अब तो कितना चलना है वो स्टोरी,